मुर्सा भाई, इस पूरे अरसे में ये जंग का जो अरसा था, आपसे राबिता करने की कोशिश की गई, आपसे राबिता नहीं हो पाया। तो पहली बार इस जंग के अरसे में आप हमारे यहाँ आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैर के हिसार में ही रहे होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो तो यूं लगती है कि जैसे फतह जो है वो ईरान की झोली में गिर चुकी, कि दुनिया की ताकतवर रियासत जो है वो 48 घंटों में तहस नहस करने की दावेदार थी, और अब वो 5 दिन के तवक्कुफ के ऊपर आ चुकी है कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने मुझे शामिल होने का मौका दिया। देखिए, रियासत नहीं, रियासतें, आपको जमा का सेगा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसराइल और अमेरिका हम्म। दोनों मिलकर इसमें शामिल थे और दोनों मजबूत रियासतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क को जिसके यानी ट्रंप की कैबिनेट का एक हिस्सा जो कैंट, जिसने ये खुद कहा हम्म। कि ना हमें कोई ईरान से खतरा था करीबुल वकू हमले का, ना ही ईरान की न्यूक्लियर प्लांट से हमें कोई खतरा था। ईरान ने जबकि कई मामलात में सरेंडर भी कर दिया था न्यूक्लियर इशू के ऊपर, उसके बावजूद ये हमला करना, ये बात जाहिर करता है कि जो ज्यूइश लॉबी है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारा काम हुआ। तो ये रियासत नहीं है, रियासतें हैं। नंबर 2, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर हर इंसान को, मैं ये बात बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूं, अरबाब इख्तियार को भी और आवाम को भी समझना पड़ेगा, दुनिया के अंदर बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जिनके निजाम शख्सियत महवर होते हैं, यानी शख्सियतों के जेर साया चलते हैं। जबकि ईरान का निजाम ऐसा है कि उसके जेर साया शख्सियतें चलती हैं, और इस बात का अंदाजा आपको इस जंग से हुआ होगा। अमेरिका और इसराइल की कोशिश ये थी कि हसन नसरुल्लाह की एलिमिनेशन के बाद, हमास की लीडरशिप की एलिमिनेशन के बाद, उनकी नजर में जो मोसाद ने अमेरिका को कन्विंस किया कि आखिरी जो हमारे रास्ते में हर्डल है वो है सैयद अली खामेनेई, अगर उनको हटा दिया जाए तो हमारे सारे मामला बिल्कुल थ्रू हो जाएंगे और नई गवर्नमेंट आ जाएगी ईरान के अंदर, नया सिस्टम आ जाएगा, हम सब कुछ चेंज कर देंगे। जबकि आपने देखा कि सैयद अली खामेनेई की शहादत के चंद दिनों के बाद ही मजलिस खुबरगान, जो कि अवामी इलेक्शन के जरिए मुंतखब होकर असम्बली के अंदर आती है, वो इंतखाब करती है रहबरियत का। उन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर नए रहबर का इंतखाब किया। अमेरिका के ख्वाब वहीं चकनाचूर हो गए, और जिस यानी आशोब के जरिए या जिस सिविल वॉर की कैफियत के जरिए अमेरिका ईरान से फायदा उठाने की, इसराइल फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसी निजाम ने उस सिविल वॉर को अवामी हिमायत के अंदर तब्दील कर दिया। और इस वक्त मैं शाहिद हूं, पिछले 22-23 दिन से अवाम का मगरिब की नमाज के बाद से लेकर जो जम्मे गफीर जो शाहराहों पर शुरू होता है, लाखों की तादाद में अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारों के साथ, वो रात को 2-3 बजे तक मुसलसल चलता है। कई एक शहादतों के बावजूद भी यहाँ पे निजाम का स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपने पहले हदफ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। दूसरी नाकामी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, आज 3 दिन पहले नेटो ने अपने तमाम अफवाज का इराक, आज कल रात को अमेरिका 60% 70% के करीब जो जमीनी फोर्सेस हैं वो इराकी बॉर्डर के रास्ते उर्दुन में दाखिल हुई हैं, और इराकी मुकाविमत से टाइम मांगा है कि अगले कुछ दिनों में हम बकिया फोर्सेस भी निकाल देंगे। इसका मतलब समझिएगा इराक को अमेरिका को कितना बड़ा झटका लग रहा है। ये जो ट्रंप साहब की गीदड़ बपकियां है ना, इन गीदड़ बपकियों पर कभी भी नहीं जाइएगा। ये इंतहाई आला दर्जे का झूठा और बेवकूफ और अहमक आदमी है। आप ये देखिए कि इराक पूरा खाली हो रहा है। इराक खाली होने का मतलब ये है कि ईरान का एक फ्रंट क्लियर हो गया और अमेरिका को यानी 50% ईरान ने पीछे धकेल दिया। इसके बाद बहरीन के अंदर जो सबसे बड़ी नेवल फोर्स थी अमेरिका की, उसका तहस नहस और बेड़ा गर्क हो गया है। बहरीन भी कोलैप्स होने के दहाने पर है। उसके बाद यूएई, जो अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा माली हब था, उसका हाल इस कदर खराब कर दिया है कि अगर मजीद 10 से 15 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो यूएई के अंदर से तमाम बिजनेसमैन निकल जाएंगे। यूएई के तमाम जजीरे, जो कोशिश हो रही है अमेरिका की यूएई के अड्डों से अमेरिका ईरान के जो ये जजीरे हैं उन पर हमले की, उसकी सूरत में ईरान ने धमकी दी है कि हम तमाम यूएई के जजायर को, उनके पोर्ट्स को कोलैप्स करके रख देंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो जिसका ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया और आपने भी कहा कि ईरान ने एक जुमला कैटेगोरिकली कहा है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। इन्होंने तेहरान की ऑयल रिजर्व पर हमला किया, इन्होंने पूरे गल्फ में हैफा तक ऑयल रिजर्व पर हमला किया, इन्होंने गैस फील्ड पर हमला किया, इन्होंने कतर की गैस फील्ड पर, जिसमें अमेरिकी शराकत थी। पाकिस्तानी कौम को यह बात समझना जरूरी है, जिसमें अमेरिकी शराकत थी, उसके 17 to 20% स्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया। तीसरी अहम तरीन बात, अभी अमेरिका ने नेतन्स पर हमला किया, इन्होंने डेमोना पर हमला किया, और सिर्फ चंद मीटर्स के फासले से अमेरिका ईरान इसराइल को यह बताया कि तुम्हारा पूरा डेमोना प्लांट उड़ा के रख देंगे। और किस कदर वहां पे तबाही हुई, इसराइल का जो सेंसरशिप मीडिया है वो भी नहीं
यानी कवर कर सका, आखिर दिखाना पड़ा उसे भी। और चौथी बात जो अमेरिका ने धमकी दी थी चंद दिन पहले कि हम जो है बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे उड़ा के रख देंगे। समझने की जरूरत है, ईरान में बिजली का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो 2.9% ईरान को बिजली देता है, यानी बिजली के हब्स को इन्होंने इतना तकसीम करके रखा हुआ है। जबकि सिर्फ हैफा के अंदर जो पावर प्लांट है, एक पावर प्लांट 20% इसराइल को बिजली प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने पूरे नक्शे जारी किए हैं हैफा से लेकर कतर तक के। ये जो प्लानिंग है आपकी नजर में, इस प्लानिंग के नतीजे में इस वक्त अमेरिका को चंद कदम पीछे हटना पड़ा है। मुर्तजा नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 2 रोज से मुस्बत बातचीत हो रही है, इसके अच्छे नताइज निकले तो हमला रोक देंगे, बुरे निकले तो उसका नहीं उन्होंने अभी तक बताया, और उन्होंने इशारा दिया कि अमेरिका और ईरान के माबैन हो रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये उसी मुज़ाकरात का हवाला दे रहे हैं जो ओमान की सालसी में राबिते हो रहे हैं ईरान के साथ, और ये गल्फ ममालिक ने ओमान से एक चैनल जो है वो शुरू किया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर हमले ना किए जाएं। तो क्या ये इशारा जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं मुज़ाकरात का, ये असल में गल्फ ममालिक का वाया ओमान चल रहा है? नहीं, देखिए यासिर भाई, आपको समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप बनी आदमी है, इंतहाई बनी आदमी। ये अपने मफाद के अलावा कोई बात नहीं करता है। दुनिया के अंदर करोड़ों जनाजे गिर जाएं, इसका मफाद अगर हो तो ये उन जनाजों पर पैर रखकर चला जाएगा, और अगर एक जनाजा भी इसके मफाद में ना हो तो ये इंसानियत की बातें शुरू कर देगा। देखिए, ये ट्रंप का जो आज का बयान है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और अच्छे रहे तो हम 5 दिन में मजीद हम सब्र करेंगे और इसका नतीजा देखेंगे, इसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने खुद प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ईरानियन वज़ारत ख़ारिजा ने इस बात की मुकम्मल तरदीद कर दी है कि हमारे ईरान के साथ किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने का चक्कर है। आप देखिए, ऑयल प्राइसेस जो है वो इस वक्त $116 पर बैरल चले गए थे, वो भी खाम ऑयल की प्राइसेस। अब ट्रंप के इस बयान के बाद तकरीबन $95 पर रिवर्स हो गए, यानी $20 का फर्क पड़ गया है। आप अंदाजा कीजिए, 17 से 18% का फर्क पड़ गया है। तो ये एक गेम है ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मुर्तजा भाई, इसमें वो अंसर तो है ना जो खलीजी ममालिक के तवस्सुत से ओमान से राबिता हुआ और ओमान के तवस्सुत से ईरान से हुआ। मैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। पिछले दिनों यही सिलसिला चल रहा था। ओमान ने जो सालिसी का मामला है, ओमान के ऊपर अमेरिका इस वक्त एतमाद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो पिछली सालिसी थी ओमान के जो साये में हुई थी, ओमान की छतरी के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ओमान, ओमान ने उस सालिसी में अमेरिका ने जितने झूठ बोले सबको आया कर दिया। क्योंकि जब अमेरिका ने हमला किया तो ओमान ने खुल के ये बात कही कि भाई मुज़ाकरात क्लियर थे, ईरान न्यूक्लियर जो इश्यूज हैं अमेरिका के उनको बरतरफ कर रहा था, अपनी न्यूक्लियर जो इनकी जो इनरिचमेंट है उसके लेवल को इंतहाई कम करने के लिए तैयार था, अपने यूरेनियम को थर्ड पार्टी तक पहुंचाने के लिए तैयार था, दीगर इश्यूज पर भी बातचीत करने के लिए तैयार था। इस खित्ते में जो मुकावमती मामलात हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए, उनको किसी नैच तक कैसे पहुंचाए, ये सारे मामलात ओमान ने कहे कि अंडर द डील थे। और जब हम बाहर निकले मीटिंग से तो हम सब खुश थे, ईरानी भी राजी थे, अमेरिकन भी राजी थे, और अल्लाह आपका भला करे ओमानी खुद ये ऐलान करके आए थे वहां से कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, उम्मीद है आइंदा की मीटिंग्स के अंदर कोई कंक्रीट हल निकलेगा। ओमान ने कहा कि हम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई जीरक तरीन आदमी थे, पता है इस वक्त रिसेंट जो पॉलिटिक्स है उसके जीरक तरीन। जब ईरानी गवर्नमेंट के कुछ लोग कहते थे कि हमने अमेरिका से बराह रास्त डायलॉग करने, वो कहते थे नहीं करो, ये काबिल एतमाद नहीं है, थर्ड पार्टी को रखो। देखिए, अगर यहाँ ओमान नहीं होता तो अमेरिका अपने जंग के लिए मुख्तलिफ जवाब पैदा कर देता, लेकिन उसके जवाजों का रास्ता ओमान ने बंद कर दिया। कहा कि तमाम मामलात अंदर टेबल बिल्कुल ठीक चल रहे थे, हम इसके गवाह हैं। हम ईरान तमाम मामलात के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर रखता था और बातचीत करने के लिए तैयार था कि किसी तरह से ये जंग रुके और हालात इस नहज पर न जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने गैर इखलाकी और इंतहाई गैर कानूनी जंग शुरू की, जिसका बांडा जो केंट ने, जो अमेरिका की वजारत जंग का नुमाइंदा भी रह चुका है, अमेरिकन कैबिनेट का नुमाइंदा है, जिसके ऊपर ट्रंप इफ्तिखार करता था कि मैं ऐसे बंदे को लाया हूं कि जिसका बेसाबिका बहुत अच्छा है, उसने ऐलान किया कि ये जंग गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। तो इसलिए अमेरिका इस वक्त ओमान के हक में नहीं है। कतर से इन्होंने अपील की थी, कतर ने कहा कि हम भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनडायरेक्ट आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल कोई डिप्लोमेटिक चैनल मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि जो बराह रास्त अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए अभी तक तैयार हो। लिहाजा इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि अमेरिका की जितनी भी गुफ्तगू है वो सब झूठ पर मबनी है, फरेब पर मबनी है। दो बातें हो सकती हैं, अमेरिका ने ऑयल प्राइस नीचे करने के लिए बयान दिया हो, जैसे कि हो गया,
یا دوسرا مثلاً ایران کے جو جزائر ہیں اس طرف دوسرا چہرہ دکھا کر ایران کے جو جزائر ہیں، خارگ ہے، ابو موسیٰ ہے، اور جو ہے وہ تنبے بزرگ، تنبے کوچی کی جو جزیرے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہو۔ آپ کا ایک لاسٹ کامنٹ اس کے اوپر چاہیے، جو ڈیگو گارشیا کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ایک طرف ایران کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ایران نے کیا، دوسری طرف اسرائیلی سب میرین کی باتیں ہیں، حقیقت کہاں پہ دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے یاسر بھائی، ایک نقطے کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک نقطے کو بہت زیادہ ڈیپلی دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت پوری دنیا میں مظلومیت کا چہرہ ہے، اور یہ پوری دنیا اقرار کر رہی ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام کیے ایران پر حملہ کر کے۔ اچھا، اور یہ دنیا اقرار کر رہی ہے، جیسے جو کینٹ صاحب نے کہا کہ مثلا نہ ایران کا میزائل پروگرام ہمارے لیے خطرہ تھا، نہ ہی ایران کا جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام ہمارے لیے خطرہ تھا، اور ایسے موقع پر کہ جب 4000 رینج کے میزائل کو ڈیگو گارسیا پہنچائے بنا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اور یورپین جو مختلف وزرائے خارجہ ہیں وہ ایران سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی پاور کو دیکھ چکے ہیں، آپ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم آ کر اپنا ہرمز میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا کوئی مذاکرے کے ذریعے حل نکالتے ہیں تاکہ آپ آبنہ ہرمز کو ہمارے لیے کھول دیجئے۔ تو ایسے موقع پر ایران کو کیا ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیے، کہ 4000 کی رینج کا میزائل مارے اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ میں نے انڈر گراؤنڈ جو 2000 کا اعلان کیا تھا اس کے علاوہ 4000 کا بھی بنا کے رکھا ہے۔ تو یہ عاقل اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جب حالات اس نہج پر آئے ہی نہیں ہیں، کیا یورپ کودنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے اور علل اعلان کہہ رہا ہے کہ ہم پیچھے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنی فوجوں کو نہیں بھیجیں گے،